नमस्कार बच्चों, मैं इला गुलश्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 9th चैप्टर प्रकाश का 8वां भाग शुरू करेंगे, जिसमें हम अपवर्तन के कुछ उदाहरणों के बारे में जानेंगे। और वो उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर देखते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि वो अपवर्तन के कारण होते हैं। तो आज उनकी चर्चा करेंगे। उससे पहले पिछली बार दिए गए दोनों प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न था आपका, स्नेल का नियम क्या है। एक अपवर्तक माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक स्थिर राशि होता है। ये बात हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि यदि हम समान माध्यम रखते हैं, दोनों उनको बदलें नहीं, और आपतन कोण का मान बदल के अपवर्तन कोण का मान नोट करें और दोनों की ज्या का अनुपात निकालें, तो वो क्या आएगा, हमेशा एक स्थिर राशि आता है। इसे हम माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। हम यूँ भी लिख सकते हैं, μ21 बराबर है sin i अपॉन sin r। आप इस उत्तर को यहाँ से भी उतार सकते हैं और अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। बच्चों, जब प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में जाता है तो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा उस माध्यम का, वही क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश का निर्वात में वेग और प्रकाश का माध्यम में वेग, ये जो अनुपात है वो भी क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं, यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो म्यू बराबर क्या हो गया, निर्वात में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग। ये जो अनुपात है ये भी हमारा क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू बराबर c/v। c क्या है, प्रकाश का निर्वात में वेग, और v क्या है, माध्यम में प्रकाश का वेग। ये तो थे हमारे दोनों पिछली बार के प्रश्न। आप चेक कर सकते हैं इन्हें और सही कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं आज के टॉपिक पे। हम सबसे पहला उदाहरण लेंगे, सूर्योदय से कुछ पहले ही सूर्य का हमें दिखाई दे जाना और सूर्यास्त के बाद कुछ समय तक हमको सूर्य का दिखाई देते रहना। तो इस चित्र से हम बच्चों समझेंगे। मान लीजिए ये सफ़ेद जो पोर्शन है ये हमारी क्या है, पृथ्वी। ये पृथ्वी की सतह पर एक व्यक्ति खड़ा है, यानी अन्वेषक खड़ा है। आप खड़े हुए हैं या मैं खड़ी हुई हूँ, कुछ भी मान सकते हैं। ये जो पीला पीला भाग है ये पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल। यहाँ ये सीधी रेखा दिखाई दे रही है, ये है हमारा क्षितिज। क्षितिज वो काल्पनिक जगह है जहाँ दूर देखने पे हमें पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। क्षितिज से नीचे की कोई भी चीज़ हमको दिखाई नहीं देती, क्षितिज से ऊपर की चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। तो यहाँ वाला व्यक्ति जब इधर देखेगा कि सूर्य उगेगा तो क्षितिज से ऊपर आएगा, तब हमको दिखता है। पर ऐसा नहीं होता, हमें जब क्षितिज से नीचे होता है तो ही दिखने लग जाता है। कैसे, हम जानते हैं कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। अब वो चक्कर लगाते समय मान लो स्थिति ये बनती है कि सूरज यहाँ आए, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यानी क्षितिज से नीचे आ गया। इस स्थिति में जब सूरज के प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में जो पड़ते हैं, हम ऊपर से जब पृथ्वी की सतह तक आएंगे तो वो अपेक्षाकृत सघन होती चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में ये प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसका अपवर्तन होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो मुड़ता चला जाता है। और मुड़ते मुड़ते जब वो व्यक्ति की आंखों में पहुंचता है तो यदि ये प्रकाश हम मुड़ता हुआ जब यहाँ पहुँचेगा व्यक्ति की आंखों में, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा। तो हम ये मानते हैं कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, क्योंकि वो प्रकाश हमको इस जगह से आता हुआ दिखाई देता है, जबकि वास्तव में वो कहाँ से आ रहा है, क्षितिज के नीचे से। तो इस तरह से लगभग 2 से 4 मिनट पहले ही हमको सूर्य दिखाई देने लग जाता है। और सेम कंडीशन कब होती है, सूर्यास्त के समय होती है। सूरज हमारा क्षितिज से नीचे चला गया, यानी छिप जाना चाहिए, पर नहीं छिपता, क्योंकि इस स्थिति में भी प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है तो अपवर्तन के कारण, अपवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से विरल से सघन में आता जा रहा है, तो प्रकाश क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। और मुड़ के जब हमारी आंखों में आता है तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो वो हमें कहाँ दिखाई देता है, ये सूरज की आभासी स्थिति हमको यहाँ दिखाई देती है। तो इस तरह से सूर्यास्त के बाद भी 2 से 4 मिनट तक हमको सूरज दिखाई देता रहता है।
आप इस बात को अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं और चाहें तो ये मैंने लिख रखा है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, पानी से भरे बीकर या बाल्टी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। मान लीजिए ये कोई बीकर है, इसमें ये सिक्का पड़ा हुआ है। ये प्रयोग तो आप घर पे भी कर सकते हैं, बाल्टी में सिक्का डाल के। अब इस बीकर में पड़े सिक्के से ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये किस माध्यम में आ रही है? पानी में। और कहाँ आई? वायु में। तो यानी सघन से विरल में आ रही है। तो इस स्थिति में ये अभिलंब से दूर हट जाती है। और जब ये प्रकाश की किरण हमारी आंखों में पड़ती है, तो यदि हम इस प्रकाश की किरण को सीधा बढ़ाएं तो ये हमको कहाँ दिखाई देता है? सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखता है। बच्चों, आप एक खेल भी कर सकते हैं इस चीज़ को। एक पानी से भरी बाल्टी लें, उसमें एक छोटी कटोरी रख दें और ऊपर से सिक्का डालें उसमें। पानी जब स्थिर हो जाए तो वो सिक्का कटोरी में नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? आप बार बार डालेंगे, बहुत बार नहीं गिरेगा, बड़ी मुश्किल से गिरता है। आप करके देखिए, बड़ा मज़ा आएगा इस गेम में। क्यों? क्योंकि वहाँ अपवर्तन का प्रभाव है। हमें जो कटोरी होगी वो यहाँ दिखाई दे रही है, पर वास्तव में कटोरी कहाँ है? यहाँ। तो हम जो सिक्का डाल रहे हैं ऊपर से, वो इस जगह के हिसाब से डालते हैं। तो ये वाला प्रयोग तो आज ज़रूर करना आप, बहुत मज़ा आएगा आपको। अगली चीज़, पानी में डूबी हुई पेंसिल और स्ट्रॉ मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। यहाँ हमारे दोनों चित्र हैं, ये आपको देख लीजिएगा। यहाँ पेंसिल पड़ी हुई है, तो इस पेंसिल से ये प्रकाश की किरण आ रही है पानी में से, हवा में आई तो क्या हो गया? अभिलंब से दूर हट गई और अभिलंब से दूर होकर हमारी आंखों में पहुँच रही है। तो इस स्थिति में अगर हम इस रेखा को पीछे बढ़ाएं तो पेंसिल हमको कहाँ दिखाई देती है? यहाँ। तो इस जगह से, यानी ये जो पृथक्कारी तल है, यहाँ से ये हमको टूटी हुई दिखाई देती है, जहाँ से वो क्या हो रही है? अभिलंब से दूर हट रही है। सेम कंडीशन किसके साथ होती है? स्ट्रॉ के साथ होती है। तो ये चीज़ भी किसके कारण हो रही है? अपवर्तन के कारण। आप सुबह जब नहाते हैं तो बाल्टी में अपना हाथ डालिए, तो आपको पता चलेगा हाथ टूटा हुआ दिखाई देता है। क्यों? बिल्कुल यही कंडीशन है। इस हाथ के नीचे से जो प्रकाश की किरण आ रही है, पानी में से जब वायु में पहुंचती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और उसे सीधा करें तो हमारा हाथ टेढ़ा दिखाई देता है। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जिन्हें आप खेल खेल में अपने घर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारी, कई उदाहरण हैं, जैसे जल से भरी टंकी, बाल्टी आदि की वास्तविक गहराई कम प्रतीत होती है। आप सुबह जब नहाएं तो इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। पानी भरी हुई बाल्टी में जो नीचे का तला है वो हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आप हाथ डालेंगे तो लगेगा तो देखने में हमें पास ही है, पर वो हाथ हमारा नीचे चला जाता है। क्यों? अपवर्तन के कारण। जैसे सिक्का ऊपर उठा दिखाई दे रहा था, ऐसे ही पानी का तल जो है, बाल्टी का तल जो पानी में डूबा हुआ है, वो भी हमें कैसा दिखाई दे रहा है? ऊपर उठा दिखाई देता है। रात्रि में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। क्यों? तारों से जो अंतरिक्ष से प्रकाश आ रहा है, पहले निर्वात में आया, फिर वो वायुमंडल में आया, तो क्या हो गया? अपवर्तन हो गया, क्योंकि वायुमंडल में वायु सघन हो गई निर्वात की अपेक्षाकृत। जैसे जैसे वो पृथ्वी की सतह तक हमारी आंखों पे आया, तो वायुमंडल की कई सारी परतों में उसका क्या हुआ? बार बार अपवर्तन हुआ, जिसके कारण वो हमको क्या दिखाई देता है? तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ऐसे ही जलती हुई मोमबत्ती की लौ के पीछे कोई भी चीज़ रखोगे तो वो हमें हिलती दिखाई देगी। क्यों? आप ये देखिए, मान लीजिए ये मोमबत्ती है, एक यहाँ कोई वस्तु है और आप यहाँ से देख रहे हैं, तो इस मोमबत्ती से हमें दिखाई नहीं देता, पर कुछ ना कुछ धुआं निकलता है। तो जब हम इस वस्तु से प्रकाश की किरण आई तो ये कहाँ थी? वायु में। अब वो इस धुएं में आई तो क्या हो गया? घनत्व अधिक हो गया, यानी वायु की अपेक्षाकृत ये क्या हो गया? सघन। तो यहाँ पे इसका अपवर्तन हो जाएगा। फिर इस सघन से वापस वायु में आई तो फिर अपवर्तन हो गया, अब फिर हमारी आंखों में ये पहुंची। तो इस कारण ये वस्तु हमें कैसी दिखाई दे रही है? हिलती हुई दिखाई देती है। तो बच्चों, ये तो थे कुछ उदाहरण अपवर्तन के जो हम दैनिक जीवन में अपने देखते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहली परिभाषा है हमारी क्रांतिक कोण। हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। क्यों? क्योंकि उसका वेग बढ़ जाता है। तो यहाँ इस चित्र में देखिए, ये पानी से वायु में जा रही है, यानी पानी सघन माध्यम है, वहाँ से कहाँ गई है? वायु में गई। तो जब ये वायु में जा रही है तो यहाँ पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से क्या होगा? अधिक होगा। अब मान लीजिए
पहले जितना आपतन कोण था मैंने क्या किया, थोड़ा और बढ़ा दिया, तो ये अपवर्तित किरण किधर हो गई, और दूर हो गई अभिलंब से। अब मैंने और बढ़ा दिया तो क्या हो गई, और दूर हो गई। अब और बढ़ा दिया तो क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी ये पृथककारी तल के समांतर हो जाएगी, यानी अपवर्तन कोण का मान कितना बन गया, 90 डिग्री। तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री, वही आपतन कोण का मान क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो वो आपतन कोण की जगह क्या कहलाने लगेगा, क्रांतिक कोण। तो इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती हैं। आपतन कोण का वह विशिष्ट मान जिस पर अपवर्तन का मान कितना होगा, अपवर्तन कोण का 90 डिग्री, वही मान विशिष्ट जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण दोनों माध्यम के पृथककारी पृष्ठ के समांतर हो जाती है तो जो आपतन कोण बनता है वो क्या कहलाएगा, हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है। यदि आपके एग्जाम में ये आता है तो आप ये वाला चित्र बनाइएगा जिसमें अपवर्तन कोण हमने कितना बना रखा है, 90 डिग्री, और यहाँ पर जो कोण है आपतन कोण, इसको आप IC से प्रकट करिएगा। क्रांतिक कोण के बाद आती है अगली परिभाषा हमारी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपने देखा था कि जब प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात 90 डिग्री का कोण बना रही थी तो हमारा क्या था, वो क्रांतिक कोण था, आपतन कोण। अब हमने क्या किया, आपतन कोण को क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया। तो जब क्रांतिक कोण से अधिक लिया तो अब इसके बाद प्रकाश की किरण हवा में तो जाएगी नहीं, वो क्या होगी, वापस उसी माध्यम में लौट आती है। और आपने परावर्तन में पढ़ा था कि जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आपतित होगी उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट आए, तो वो घटना क्या कहलाती है, परावर्तन। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि पानी में गई, पृष्ठ से टकराकर वापस पानी में आ गई। पर ये कब हुआ, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हुआ, तब क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है, इसमें परावर्तन आंतरिक और पूर्ण शब्द का अर्थ क्या हुआ, परावर्तन तो देखो इसलिए है कि जिस माध्यम में जा रही है उसी में लौट के आ रही है, आप जानते हो परावर्तन इसी को ही कहते हैं, तो इसलिए हमने अपवर्तन की जगह यहाँ पे क्या कहा, परावर्तन कहा। पर आंतरिक, आंतरिक का मतलब क्या हुई कि पानी में से गई और वापस अंदर की तरफ लौट आई, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, आंतरिक कहा। पूर्ण क्यों कह रहे हैं, पूर्ण इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी प्रकाश गया वो पूरा की पूरा प्रकाश क्या हो गया, परावर्तित हो गया, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा है। इसके उदाहरण हैं प्रकाश तंतु, मरीचिका, इसको हम मृग तृष्णा भी कहते हैं, और हीरे का चमकना। आपकी किताब में एक उदाहरण दे रखा है प्रकाश तंतु का। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस प्रकाश तंतु में किस प्रकार से होता है। प्रकाश तंतु जो है वो एक प्रकार का तार है। तंतु मतलब सीधा वायर या तार, जिसमें एक तो सुरक्षात्मक ये कवर होता है, उसके अंदर दो परतें होती हैं अलग अलग पदार्थों की, जैसे एक परत ये हो गई इधर की साइड, और फिर उसके बाद ये अंदर की परत है जो कांच की बनी होती है, इसीलिए हम इसको ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं। ये जो माध्यम है इधर का, ये कैसा होगा, विरल, यानी यहाँ पे जो पदार्थ है वो विरल होगा अपेक्षाकृत किसके, इधर वाले अंदर वाले कांच के, और ये कैसा हो गया, सघन। तो जब प्रकाश तंतु में कोई भी प्रकाश आपतित होता है तो वो किस में होता है, अंदर। मान लीजिए इधर आपतित हुआ ये इस जगह पे, तो ये आपतित जब होगा इस परत पर तो ये विरल में जाना चाहेगा प्रकाश, अपवर्तन होगा, पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो प्रकाश आपतित होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक मान पर आपतित होता है, जिसके कारण वो सतह से टकरा के वापस परावर्तित हो जाता है। इसी प्रकार इधर का माध्यम भी कैसा है, विरल, तो ये इधर नहीं जाता क्योंकि ये भी क्रांतिक कोण से अधिक मान पर आपतित हो रही है किरण, और ये कहाँ चली जाती है, वापस परावर्तित हो जाती है। इस तरह से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन बार बार होता रहता है, और प्रकाश तंतु में प्रकाश जो होता है वो आगे गमन करता रहता है। एक्चुअली ये जो प्रकाश तंतु है वो किस काम आता है,
प्रकाश तंतु प्रकाश किरणों को या विद्युत चुंबकीय किरणों को लंबी दूरी तक, कितने भी किलोमीटर तक भेजने के काम में आता है। हमारे घरों में जो इंटरनेट कनेक्शन है उनमें भी ये काम में आता है। इसके अलावा डॉक्टर्स इसको एंडोस्कोपी के रूप में भी यूज़ करते हैं। एंडोस्कोपी एक प्रकार का परीक्षण है जिसमें पेट की जांच की जाती है, जिसमें तार को मुंह के द्वारा अंदर डाला जाता है हमारी पूरी आहार नाल में, और अंदर वाले भाग में जो लास्ट वाला भाग है, मान लीजिए ये वायर है, इसके एंड में छोटा सा बल्ब होता है, और इस बल्ब के द्वारा जब ये अंदर जाता है तो बल्ब अंदर के भाग की पूरी स्थिति बताता है और डॉक्टर उसको क्या करते हैं, ऊपर स्क्रीन पर देखते हैं। तो इस तरह से पेट की एंडोस्कोपी में भी ये काम में आता है। इसके अलावा बच्चों सजावट में भी काम में आता है। आप लोगों ने गुलदस्ते देखे होंगे बाजार में बिकते हुए, इस तरह के गुलदस्ते होते हैं, छोटे से इस तरह का गमला होगा, उसमें इस तरह के खूब सारे वायर्स निकले रहते हैं और इनके टिप पर बल्ब होते हैं जो जगमगाते रहते हैं। ये वायर्स भी क्या है, प्रकाश तंतु हैं, और वो प्रकाश को यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं जिससे वो बल्ब क्या हो रहा है, वो जगमगा रहा है। तो प्रकाश तंतु हमारे किस पे काम कर रहा है, किस प्रक्रिया पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम कर रहा है। इसी तरह से एक उदाहरण है इसका मरीचिका या मृगतृष्णा। ये क्या है, आप सभी परिचित हैं। गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय में जब हम सड़कों पर जाते हैं तो दूर से देखने पर हमें सड़क पर पानी दिखाई देता है। इसी तरह से रेगिस्तान में जब ऊंट पे सवार होकर सवारी जाती है तो उसे दूर कोई छोटा सा पेड़ होगा, उसके नीचे की तरफ पानी का तालाब या इस तरह का कुछ एहसास होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मृगतृष्णा, क्योंकि जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पानी होता ही नहीं है। इसमें किस तरह से होता है, मान लीजिए ये व्यक्ति यहाँ से रेगिस्तान में देख रहा है और ये क्या है, रेगिस्तान है। यहाँ क्या है, छोटा सा रेगिस्तान में जैसे छोटे नागफनी प्लांट होते हैं, तो इस तरह के ये प्लांट यहाँ पे हैं। ये व्यक्ति यहाँ से देख रहा है। अब ये गर्मी का समय है, मिट्टी जो होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो मिट्टी के ऊपर की जो वायु है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म होके ये क्या होगी, ऊपर की वायु की अपेक्षाकृत कैसी हो जाती है, विरल हो जाती है। तो यहाँ की वायु तो कैसी हो गई, सघन, और यहाँ की वायु कैसी हो गई, विरल। तो जब सूरज का प्रकाश इस प्लांट पर आपतित होता है, जब ये प्रकाश इस पर आया तो ये क्या होगा, इधर आएगा, इस सघन वाले भाग में गुजर रहा है। अब ये यहाँ पे जब टकराएगा तो क्या होगा, ये विरल में जाना चाहेगा, पर ये दोपहर के समय में क्रांतिक कोण से अधिक मान पर जब ये आपतित हो जाता है तो ये प्रकाश विरल माध्यम में नहीं जाता, ये क्या होता है, वापस लौट जाता है, और इस तरह से यहाँ के व्यक्ति की आंख में प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर ये प्रकाश की किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो इस जगह पर, यानी इस प्लांट के नीचे की तरफ हमें क्या दिखाई देता है, प्लांट की छाया पानी की तरह फैली हुई दिखाई देती है, और यही क्या है, मरीचिका या मृगतृष्णा कहलाती है। रेगिस्तान में नहीं तो आपने दोपहर में गर्मियों के दिनों में जब लू चलती है तो सड़कों पे ज़रूर देखा होगा कि जब हम जाते हैं तो बहुत दूर से हमें क्या दिखाई देता है, पानी सड़क पे दिखाई देता है। इसी तरह से क्या है, हीरे का चमकना। हीरा भी जो चमकता है वो भी किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। जब प्रकाश इसके अंदर चला जाता है तो वहाँ की सतह से परावर्तित होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो क्रांतिक कोण से अधिक मान पर अंदर की ओर आपतित होता है। तो ये तो था हमारा क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद हम आते हैं अगली घटना जो हमारी क्या कहलाएगी, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण ये भी एक अपवर्तन का ही प्रकार है जिसमें श्वेत प्रकाश अपने सारे रंगों में विभक्त हो जाता है। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अब वो 7 रंग जब एक ही माध्यम में चल रहे होते हैं तो उनका वेग क्या होता है, हमें अलग अलग महसूस नहीं होता, और वो प्रकाश एक साथ मिलकर हमें सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, क्योंकि समान माध्यम में हम उसको अलग अलग नहीं कर पाते हैं। परंतु जब वही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जब जाता है तो क्या हो गया, वो प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश या बल्ब का सफ़ेद प्रकाश जब एक माध्यम से गुजरते हुए किसी भी पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, और दूसरे माध्यम में जाने पर जो प्रकाश था श्वेत, उसके जो विभिन्न रंग थे, उनका जो वेग था उसमें अलग अलग परिवर्तन आता है।
और उसी के कारण हर रंग का जो अपवर्तन होता है वो अलग अलग कोणों पर होता है, जिसके कारण श्वेत प्रकाश हमको 7 रंगों में विभक्त हुआ दिखाई देता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है, या श्वेत प्रकाश 7 रंगों का बना हुआ होता है। ये जो 7 रंग किस प्रकार से हैं, हम इसको प्रिज्म के द्वारा बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्रिज्म जो है वो एक त्रिभुजाकार 3 डायमेंशनल उपकरण है जो कांच या प्लास्टिक का बना हो सकता है और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक होता है। मान लीजिए ये श्वेत प्रकाश है, ये यहाँ से जा रहा है, आपतित हो रहा है इस प्रिज्म की सतह पर। यहाँ हमने पिंक रंग का लिया है, क्यों? क्योंकि हमारा जो ये बेस है ये कैसा है? सफ़ेद। तो सफ़ेद पे सफ़ेद दिखता नहीं, इसलिए हमने इसको पिंक बना दिया है, पर वास्तव में ये क्या है? श्वेत प्रकाश है। मान लीजिए ये श्वेत प्रकाश इस सतह पर आपतित होता है, तो यहाँ तो क्या है? वायु, और यहाँ क्या आ गया? कांच। तो ये हो गया विरल और ये क्या हो गया? सघन। अब ऐसी स्थिति में जब प्रकाश यहाँ आपतित होगा तो यहाँ इसका अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के फलस्वरूप जो प्रकाश के सारे रंग हैं उन सभी के वेग में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आएगा, और जिसके फलस्वरूप हर रंग अलग अलग कोणों पर मुड़ जाता है। किसके सापेक्ष? अभिलंब के सापेक्ष। इसी प्रकार से यहाँ कांच था, अब यहाँ क्या आ गया? वापस वायु। अब कांच से वापस कहाँ जा रहा है प्रकाश? वायु में। तो जैसी वायु में जाएगा तो अभिलंब से और दूर हो जाएगा, यानी प्रकाश और दूर दूर होकर विभक्त हो गया। तो बाहर ये जो हमको सफ़ेद रंग का जो सप्तवर्णी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, यही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। स्पेक्ट्रम किसको कहेंगे? मैंने एक शब्द बोला स्पेक्ट्रम, किसको कहेंगे? श्वेत प्रकाश का जो 7 रंगों में विभक्त होना है, वही 7 रंगों को यदि हम पर्दे पर प्राप्त करें तो जो पट्टी प्राप्त होती है हमें रंगीन, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये चीज़ होती क्यों है? ये इसलिए होती है कि श्वेत प्रकाश के जो सारे रंग हैं, निर्वात को छोड़ के अन्य सभी माध्यमों में सबका वेग क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे लाल रंग का वेग अलग होगा, बैंगनी रंग का अलग होगा, पीले का अलग होगा, हरे का अलग होगा, सब रंगों के वेग अलग अलग हैं। समान माध्यम में ये हमको पता नहीं चलते, और निर्वात के अंदर इन सभी का वेग क्या होता है? समान, और ये श्वेत प्रकाश के रूप में आते हैं। वायु और निर्वात के अपवर्तनांक में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए वायु में ये हमको पता नहीं चलते, पर वायु के अंदर से जाते हुए ये जब दूसरे किसी भी पारदर्शक माध्यम में जाते हैं तो वहाँ पर हर रंग का वेग अलग अलग होने के कारण उनका जो अपवर्तन होगा, यानी अभिलंब के सापेक्ष जो वो मुड़ेंगे, सब अपने अपने वेग के अनुसार मुड़ते हैं, जिसके कारण ये वर्ण विक्षेपण की हमारी घटना होती है। अब 7 रंगों में सबसे कम जो वेग होता है वो किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है, और सबसे अधिक जो वेग होता है वो किसका होता है? लाल रंग का होता है। इसी कारण जब प्रकाश प्रिज्म पे आपतित होने के बाद जब अपवर्तित होता है तो जो बैंगनी रंग होता है वो अभिलंब के सापेक्ष सबसे ज़्यादा मुड़ता है, जबकि लाल रंग जो होता है वो अभिलंब के सापेक्ष सबसे कम मुड़ता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बैंगनी रंग सबसे अधिक क्यों मुड़ रहा है, तो आप यही जवाब देंगे क्योंकि उसका वेग अन्य रंगों के प्रकाश किरणों के वेग की अपेक्षाकृत क्या होता है? सबसे कम होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम होती है, इसलिए वो अभिलंब के सापेक्ष सबसे अधिक मुड़ता है। ये तो था वर्ण विक्षेपण। अब वर्ण विक्षेपण के उदाहरण भी हैं जो आपने अपने दैनिक जीवन में भी देखे हैं, जैसे ये इंद्रधनुष हम सभी ने देखा है। बरसात के दिनों में इंद्रधनुष अक्सर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इस वायु में पानी की जो बूंदें हैं वो होती हैं। तो जब पानी की बूंदों में प्रकाश जाता है तो वहाँ से जब परावर्तित होकर लौटता है तो वो बाहर हमको इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये क्या है? पानी की एक बूंद है जो वायुमंडल में, यहाँ प्रकाश आपतित हुआ इस पर, यहाँ वायु थी, इसके अंदर गया पानी के अंदर, तो क्या हुआ? यहाँ विरल और ये सघन। विरल और सघन होने से क्या हुआ? जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब के पास आ जाएगी प्रकाश की किरण, और यहाँ पे प्रकाश की किरण क्या होती है? रंगों में विभक्त होती है और अभिलंब की तरफ झुक जाती है। पर ये 7 रंग बन जाते हैं हमारे। क्या बन गए? ये विबग्योर, यानी 7 रंग जो थे मैंने बताए थे आपको, विबग्योर उस रूप में ये पट्टी के रूप में अंदर ही बूंद के अंदर होते
हैं। पर अब इस बूंद में से प्रकाश टकरा के वापस क्या होता है, मान लीजिए परावर्तित हो रहा है, तो ये क्या हुआ, बूंद में से कहाँ आ गया, वायु में, तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगा, तो प्रकाश और अधिक चौड़ा हो जाता है, यानी और अधिक हमको स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। और इसमें वही 7 रंग हमको दिखाई देते हैं। कौन कौन से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 रंग हमको दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसी तरह से बच्चे साबुन के पानी के जो बुलबुले होते हैं उनको उड़ाते हैं, उनमें भी हमें जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों में अंदर विभक्त होता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से बुलबुले अंदर से कैसे होते हैं, सप्तवर्णी पट्टी से रंगे हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा बच्चों, आपने कई बार छोटे बच्चों को खेल करते हुए देखा होगा, प्लास्टिक के जो स्केल होते हैं उसमें से वो इस तरह से देखते हैं, तो जो लाइट आती है वो कैसी 7 रंगी पट्टी में दिखाई देती है। तो ये सारी घटनाएं हैं जिनमें प्रकाश क्या करता है, वर्ण विक्षेपित हो जाता है। आज हमने जो पढ़ा वो हम एक बार से फिर से दोहराते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। आज सबसे पहले हमने अपवर्तन के अनुप्रयोगों में सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय पर जो सूर्य निकलता है या छुपता है, उसमें हमने देखा कि सूर्योदय से कुछ पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लग जाता है, ऐसी सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक भी हमको सूर्य दिखाई देता रहता है। हमने और क्या पढ़ा कि पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है, लकड़ी डूबी हुई या पेंसिल डूबी हुई होती है पानी में टूटी हुई दिखाई देती है, रात्रि में तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये हमने जाना, जलती हुई मोमबत्ती के पीछे जो भी वस्तु होती है वो हमको हिलती दिखाई देती है, ये भी हमने जाना। तो इस तरह से कुछ हमने अपवर्तन के अनुप्रयोग जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं उनके बारे में जाना। और फिर हमने कुछ घटनाओं के बारे में जाना, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांति कोण कब बनता है, साथ में वर्ण विक्षेपण। आज इतना ही, और अब बारी है आज के टॉपिक से दिए गए 2 प्रश्नों की, जिनको आप कॉपी में उतारेंगे और उनके उत्तर हम अगले वीडियो में चेक करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात सबसे अधिक अभिलंब की ओर मुड़ता है और क्यों। प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात सबसे अधिक अभिलंब की ओर मुड़ता है और क्यों। क्वेश्चन 2, रात्रि में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। रात्रि में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये दोनों प्रश्न नोट कर लीजिएगा। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।